ओके वेलकम टू स्टूडेंट। नमस्कार सभी साथियों को। हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर चल रहा है। कल मैंने आपको हार्डनिंग बिल्कुल डिटेल में कवर कराई थी। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज हम पढ़ेंगे टेम्परिंग के बारे में। तो जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, चालू करता हूं मैं आज की क्लासेस। आप जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, हीट ट्रीटमेंट का मकसद क्या होता है हमारा, क्रॉस ग्रेन साइज को रिफाइन करना। फिर उसे अगर निश्चित दर से ठंडा करेंगे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगर पानी ठंडा करेंगे रैपिडली तो क्या मिलेगा आपको, मार्टरसाइट मिलेगा। ओके, अगर ऑयल फर्नेस या पानी हो ऑयल या फर्नेस ठंडा करते हैं तो हमें परलाइट मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अनुसार। तो हीट ट्रीटमेंट की हमारी कुछ विधियां थी। अगर मैं बात करता हूं तो हीट ट्रीटमेंट का हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा था, दो पार्टों में। फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारा, ये वाली कंडीशन थी, और सेकंड पार्ट में हमारी ये वाली कंडीशन थी, यानी हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग और एनरिंग और नॉर्मलाइजिंग। कल मैंने आपको बताया था कि हार्डनिंग हमारी किस पे की जाती है, हार्डनिंग हमारी की जाएगी किस मटेरियल पे, हाई कार्बन स्टील मटेरियल पे। ठीक है क्लियर। केस हार्डनिंग किस पे की जाएगी, आपके लो कार्बन स्टील पर। आवाज हो रही क्लियर है ना? जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो यहां से चीज मैंने क्लियर करी। और जो आपकी एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग होती है ना, ये किस पे की जाती है आपके, ये की जाती है आपके मीडियम कार्बन स्टील पर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केस हार्डनिंग में एक में आता है इंडक्शन हार्डनिंग, वो किस पे की जाती है, वो की जाती है आपकी हाई कार्बन स्टील पर। तो जो हार्डनिंग टेम्परिंग थी, यानी इसमें मैंने किसी भी मेटल को गर्म करा तुरंत ठंडा करा। इसमें क्या था, मैंने मेटल को गर्म करा था और उसे धीरे धीरे ठंडा करता है इस पे बंद वातावरण में। तो ये कौन सी कंडीशन थी मेरी, इक्विलिब्रियम वाली। क्लियर ना? ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और ये कौन सी कंडीशन थी मेरी, नॉन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। आज की क्लासेस को आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन लाया हूं कुछ, आप पहले मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मैं क्लासेस को आगे बढ़ाता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.8 से कम कार्बन युक्त स्टील क्या कहलाती है। आरआरबी गोरखपुर 25/10/2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्लीज इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। सर प्लीज राइट इन इंग्लिश कुमार। जल्दी से बताइए सब स्टूडेंट। सुधीर कुमार ग्यारह का भी ठीक है। हाइपोयुक्टाइड स्टील, बिल्कुल सही, हाइपोयुक्टाइड स्टील। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी स्टील में आपकी 0.8% से कम स्टील होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोयुक्टाइड स्टील। और इसका हिंदी में क्या नाम होता है, अल्प शुद्ध वनाप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये वही क्वेश्चन है भाई जो मैंने आपको करा चुका हूं। फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या पूछ रहा है, हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ। बहुत बार बताया है कि स्टील की कठोरता डैश की मात्रा पर निर्भर करती है। कहां क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी जम्मू 25/10/2009 में, 25/10/2009 में। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। सर बफरिंग हो रहा है, हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हैं आप लाइव? मंजू हीट ट्रीटमेंट ही तो करा रहे हैं। सेकंड का आंसर दीजिए क्या होगा, सेकंड का आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आपको हीट ट्रीटमेंट ही करूंगा, चिंता मत करो। नवीन खन्ना डी दे रहे हैं मुझे, सुधीर कुमार डी, ठीक है। देखिए फटाफट इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए मैंने कल आपको बताया था, इतनी बार बता चुका हूं, जब मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट चैप्टर शुरुआत में पढ़ाया था कि हार्डनेस ऑफ स्टील जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। क्लियर। परसेंटेज ऑफ कार्बन पर डिपेंड करती है, हां जी करती है। अरे अब आप मुझे ये बताओ, परलाइट में, फेराइट में और मार्टनसाइट में, मार्टनसाइट में कार्बन होता है क्या, नहीं होता। फेराइट में कार्बन होता है, हां जी होता है, बस बिल्कुल नाममात्र के होता है। कितना, 0.008 से 0.025% तक इतना होता है। परलाइट में हमारा कार्बन 6.2, परलाइट में हमारा कार्बन जो होता है वो भी बिल्कुल नाममात्र होता है। मगर सीमेंटाइट में हमारा जो कार्बन होता है वो कितना, परलाइट में कार्बन होता है हमारा 0.8%। ठीक है। मगर जो सीमेंटाइट में कार्बन कितना होता है हमारा, 0.83 से 2.1 तक। तो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस किसी चीज में जितना परसेंट कार्बन ज्यादा होगा, स्टील की हार्डनेस उस पर ही हमारी डिपेंड होगी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सीमेंटाइट। क्या जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर हीट ट्रीटमेंट करा दीजिए, कल मैंने आपको हार्डनिंग चैप्टर पढ़ाया, हार्डनिंग टॉपिक पढ़ाया था, पहले उससे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर टेम्परिंग के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर, ठीक है, वरना फिर आपका चैप्टर अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। स्टील कंटेनिंग परलाइट एंड फेराइट, यानी परलाइट और फेराइट युक्त स्टील डैश होती है। कहां क्वेश्चन आया था, आरआरबी मालदा एसएससी 25/10/2009। ये परलाइट है, ये परलाइट है, ये परलाइट है भाई, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। डी नहीं होगा उसका आंसर, अनुराग कुमार का आंसर सही।
पूल्स एंड फेराइट फेराइट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो थोड़ा टिपिकल था, आई थिंक आपका सही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए भाई, मुझे थर्ड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए, क्या होगा? हार्ड 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 बोल रहे हैं, हार्ड बोल रहे हैं, हार्ड बोल रहे हैं। देखो फटाफट से, सबसे पहले स्टील के जो कंपोजिशन थे मैंने आपको पढ़ाए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील पढ़ाई थी, फेराइट, सेमेंटाइट, परलाइट। तो जब मैंने आपको फेराइट पढ़ाया था, तो फेराइट में मैंने आपको ये बताया था कि फेराइट कैसी होती है आपकी, नरम और डक्टाइल होती है, नहीं होती? नरम और डक्टाइल होती है या नहीं होती? हाँ जी सर जी होती है। और परलाइट कैसी होती है आपकी? परलाइट कैसी होती है आपकी? स्ट्रॉन्ग होती है। परलाइट क्या होती है आपकी? स्ट्रॉन्ग होती है। और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी रहती है? 0.8 रहती है। हाँ जी क्लियर हो गया। तो जब 0.8 इसमें परसेंट है और फेराइट में हमारी परसेंटेज कितनी, कार्बन कितनी होगी? 0.0082 0.025 हो गई। हाँ जी हो गई। अरे जब दोनों में परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है तो वो हार्ड कैसे हो जाएगा? हार्ड कैसे हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर, सॉफ्ट होगा। यानी परलाइट और फेराइट कैसी होती है आपकी? सॉफ्ट होती है। क्लियर? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बस थोड़ा सेंस लगाइए, बस थोड़ा सेंस लगाइए। और ये सेंस कैसे लगेगा आप, अगर आपके जो वाले फैक्ट क्लियर नहीं थे, ओके, तो जब मैंने आपको फैक्ट बताए थे तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि वो फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट हमारे क्यों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहना क्या ये चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है? कार्य के पश्चात पदार्थ में संगठित हुए प्रतिबल को मुक्त करने के लिए, ठीक है, पदार्थ की संरचना को सुधारने के लिए, कण के आकार को बदलने के लिए, एनी वन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। फोर्थ का ए, राहुल सोने वाला मेरे से कह रहे हैं फोर्थ का ए। और बताइए भाई, अनुराग कुमार फोर्थ का डी, चिदम्बेडा खत्री फोर्थ का डी, बिल्कुल सही। तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ का डी। अरे भाई यहां देखो फटाफट से, तप अथवा ठंडी अवस्था में कार्य, देखो तप कह दिया, गर्म या ठंडी। तो हमने ये तो पढ़ा है ना कि हीट ट्रीटमेंट हमें क्या करते हैं, गर्म ये पार्ट को ठंडा करके उसके अंदर जो स्ट्रेस होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन से यही तो कह रहा है कि गर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तप्त बोलते हैं। गर्म अथवा ठंडी अवस्था में कार्य के पश्चात पदार्थ को संगठित हुए प्रतिबल को मुक्त कराने के लिए, यानी स्ट्रेस को मुक्त कराने के लिए, पहला ऑप्शन ठीक हो गया। पदार्थ की संरचना को सुधार करने के लिए, यानी ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो बोला ना इसने, कार्य के पश्चात पदार्थ में संगठित हुए प्रतिबल, प्रतिबल को बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को जो मुक्त करता है वो क्या कौन सा मेथड करता है? आपका टेम्परिंग, जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। और कण के आकार को बदलने के लिए, हाँ जी, कण के आकार को बदलने के लिए भी करते हैं। और चौथा ऑप्शन कौन सा इसमें? एनी वन ऑफ दीज, यानी अगर आपका कोई इसमें तीन में से कोई भी दो मैच कर रहे हैं आपके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो जिस स्टूडेंट का मुझे फोर्थ ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही आंसर है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था रिलीव द स्ट्रेस, ये टेम्परिंग का होता है, जिसे मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन आप यहां से ये लीजिए फटाफट से, ये लीजिएगा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करने गाइस बहुत जरूरी है। हाइपरयूक्टेटाइड स्टील में कार्बन की प्रतिशत लगभग डैश की सीमा के अंतर्गत होती है। कहां आया था क्वेश्चन? ये आरआरबी गोरखपुर में आया, एसएससी में आया है। क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। गोविंद त्रिपाठी फोर्थ का बी नहीं होगा, सचिन फोर्थ का डी होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? 5 का डी, बिल्कुल सही। 5 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 0.83 से 2.1 हो सकता है, 2.1, और किसी बुक में 4.1 या 4.3 भी दिया हुआ, जो कि बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं। अगर मेरी ध्यान सुनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान सुनेगा। अगर अति शुद्ध वनाभ स्टील है, क्या बोला मैंने? अति शुद्ध वनाभ स्टील है मेरी, तो उसके लिए हार्डनिंग के लिए मुझे टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? हार्डनिंग करनी है मुझे, हार्डनिंग के लिए टेम्परेचर बताइए कितना होगा? हार्डनिंग के लिए टेम्परेचर कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 ज्यादा, 30 to 50 प्लस, या सेकंड ऑप्शन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 ज्यादा, 30 से 50 ज्यादा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर मेरी अति शुद्ध वनाभ स्टील है और मुझे उसकी हार्डनिंग करनी है, तो उसका टेम्परेचर मैं लोअर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर रखूंगा या अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर रखूंगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 5 का डी होगा, 5 का डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं चैप्टर को चालू करता हूं, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? अगर अति शुद्ध वनाभ स्टील है, मेरी हार्डनिंग करनी है, तो उसके लिए लोअर क्रिटिकल 30 से 50 होगा या अपर क्रिटिकल 30 से 50 रखूंगा मैं?
पूरा मत देखो, बस यही, बस मुझे आप ये लिख के बता दो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा या इसका आंसर आपका सेकंड वाला होगा। फर्स्ट और सेकंड लिख के भेज दो मुझे, फर्स्ट और सेकंड लिख के भेज दो। ए गोविंद त्रिपाठी आया, ए लोअर से 30 से 50, केवल दो ही स्टूडेंट का मेरे पास आंसर आया है भाई। क्या कर रहे हैं भाई आप, समझ नहीं आया क्या आपको? ये कल सारी चीजें मैंने इतनी बिल्कुल डिटेल में बताई थी और केवल 2 ही बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? इसका जो सही आंसर होगा अनुराग और गोविंद त्रिपाठी ने बिल्कुल सही दिया है, लोअर क्रिटिकल से 30 से 50। ठीक है, अगर यहां वो आपसे अति सूत्र बनाम स्टील ना देखे, अगर वो पूछ लेता आपसे अल्प सूत्र बनाम, ठीक है, अगर वो पूछता अल्प सूत्र बनाम तो क्या होता? तो होता आपका यूसीटी से। क्लियर? तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपका किस पे? परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। और हार्डनिंग के लिए 5 फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन, दूसरा उसे आपने कितने टेंपरेचर पे रखा है, फिर तीसरा क्या होगा, उससे कितनी देर तक आपने उसी टेंपरेचर पे रखा है, चौथा क्या था? क्विंचिंग मेथड, यानी जब आपने स्टील को ठंडा करा तो उस समय उसका टेंपरेचर कितना था, और चौथा क्या, वो जो लास्ट होता है आपका, वो कौन सा था? आपका कूलिंग रेट। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? गोविंद त्रिपाठी, गोविंद 11 ए सूत्र क्लियर? ओके ठीक है। तो अब चैप्टर चालू कर लीजिए आप। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका टेम्परिंग। अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? आपका टेम्परिंग। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपने केवल अपनी बुकों में यही पढ़ा है कि हार्डनिंग करने के बाद या टेम्परिंग का क्या काम होता है? ब्रिटलनेस को दूर करना, ब्रिटलनेस को दूर करना। क्लियर? ब्रिटलनेस को दूर करना यानी भंगुरता को दूर करने का आप किसका काम करते हैं? टेम्परिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मगर ये जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है ये कैसी है? आधी अधूरी है, आधी अधूरी। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर, कल मैंने आपको हार्डनिंग पढ़ाया था। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी नरम स्टील को या टूल स्टील को कटिंग योग्य बनाने के लिए या उसे हार्ड करने के लिए, ताकि वो किसी भी दूसरी धातु को इजी तरीके से काट सके, एक प्रोसेस की जाती है हीट ट्रीटमेंट की, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग करते हैं। और ये डिपेंड किस पे करेगा? उसमें प्रोडक्ट की परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। मगर इसका हार्डनिंग करने का एक दुष्प्रभाव ये होता है, जब आप धातु को हार्ड करते हैं ना, तो अपने साथ क्या आता है? वो अपने साथ भंगुरता का गुण लिया जाता है। यानी किसका गुण लिया जाता है? वो आपका ब्रिटलनेस का गुण लेके आ जाता है। तो ब्रिटलनेस का गुण कैसे लेके आता है? तो ध्यान सुनिएगा। देखो अभी मैंने कल आपको बताया था, अगर कोई भी आपका टूल होगा, कुछ भी आपका जॉब होगा, तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? उसके अंदर हमारे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे हमारे ग्रेन्स होते हैं, हाजी होते हैं। क्लियर? लोहे और कार्बन क्या होते हैं? तो जब आप लोहे और कार्बन को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब आप उसे पानी में ठंडा करते हैं तो क्या होते हैं? वो लोहा और कार्बन हमारा क्या हो जाता है? एकदम से वो अंदर से बिछ जाते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? वो एक तरह का एक बहुत मजबूत तरीके से एक तरह का बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन आपका लोहे में से निकलकर नहीं जाता, जिसके कारण आपकी धातु जो है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, हाजी हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इनके बीच में आप यहाँ गैप देख पा रहे होंगे, इनके बीच में मेरा यहाँ गैप है, यहाँ ये देख पा रहे गैप है, मेरा हाजी सजी गैप है। ओके, तो जब आपने इन्हें गर्म करा, अगर ये मेरा लोहा था और ये मेरा क्या था? ये मेरा कार्बन था, तो जब आपने इन्हें गर्म करके ठंडा करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो इनके बीच का जो गैप होगा वो खत्म हो जाएगा, हाजी हो जाएगा। साइंस हमारी ये कहती है, हीट ट्रीटमेंट हमारी ये कहता है। तो जब इनके बीच का गैप खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे मैंने आपको लड्डू वाला एग्जांपल दिया था, अगर एक लड्डू ये है और दूसरा लड्डू ये है, अगर इसके अंदर मेरे छोटे छोटे ये दाने हैं, कोर्स ग्रेन साइज के, ये बहुत ज्यादा है, और अगर ये बहुत ज्यादा होंगे तो इनके बीच का गैप क्या होगा? कम होगा। मगर दूसरे में जो दाने हैं वो 2 या 3 ही है, इसके मुकाबले कम है। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी हमारी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनके जो बीच के जो ग्रेन बाउंड्रीज थी, कल मैंने आपको बताया था ग्रेन बाउंड्रीज क्या है हमारी इसमें कम है। तो ऐसी इसमें क्या होती है? ग्रेन बाउंड्रीज हमारी इसमें ज्यादा होंगी, जिसके कारण धातु आपकी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। मगर इसका एक पॉइंट कम हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इसकी हमारी कम हो जाती है। तो हार्डनिंग में लिख लीजिएगा, हार्डनिंग करने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे कैसे कम हो जाएगी? अरे जब इनके बीच में गैप ही नहीं रहेगा, अगर आप इस पर दबाव डालेंगे, पुश करेंगे, तो ये दबेगी नहीं ना, ये दबेगी नहीं। ठीक है, मगर क्या होता है जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के साथ साथ हमारा किसका गुण आता है? ब्रिटलनेस का गुण आता है। मगर ध्यान सुनिएगा, बहुत बुकों में गलत लिखा हुआ है, भंगुरता का तो गुण आता है, मगर भंगुरता का गुण जो होगा ना, वो जो जॉब होगी उसके केवल 3 सतह पर आएगा। कौन कौन सतह पर? फटाफट से सुनिएगा, फटाफट से सुनिएगा। सपोज कीजिए अगर यही कोई आपकी जॉब थी, यही कोई आपकी क्या थी? यहां ध्यान से सुनिएगा, ये कोई आपकी जॉब थी, ये कोई आपकी जॉब थी, हाजी जॉब थी, हार्डनिंग करी, ब्रिटलनेस का गुण आ गया। तो जब ब्रिटलनेस का गुण आता है ना उसके, तो जो जॉब का अंदरूनी साइड था, अंदरूनी, तो वो तो बिल्कुल हार्ड हो गया। तो जो टेम्परिंग का गुण आता है वो कहां आता है? एक तो जॉब के कोनों पर आता है, जॉब के कोनों पर आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, उसकी सरफेस पर आता है, जो के कोनों पर आएगा, उसके सरफेस पर आएगा, और उसके कटिंग एजेस पर आएगा। क्लियर? ये बातें बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग होती है और टेम्परिंग पे ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। टेम्परिंग का ब्रिटलनेस का गुण तो आएगा, मगर जो जॉब की अंदरूनी साइड है ना, वो तो हार्ड रहेगी, मगर जो उसके जॉब के कोने होंगे, उसकी सरफेस होगी और कटिंग एज होगी, केवल उनमें ही टेम्परिंग का गुण आता है। और अगर मैं इस पे हैमरिंग करता हूं तो क्या होती है? मेरी चिप्स के रूप में निकलती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहते हैं हम टेम्परिंग, यानी इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस, यानी आपकी भंगुरता का गुण इसमें आ गया। फटाफट सुनिएगा, अगर कोई भी चीज अगर देखिए, अगर कोई भी ये जॉब है आपकी, जब आप इसे गर्म करेंगे तो सबसे पहले पता है इसमें क्या गर्म होते हैं? सबसे पहले गर्म में होते हैं इसके क्या? ये वाली सतह है। सबसे पहले इसकी ये वाली सतह गर्म होगी, फिर इसके क्या होंगे? फिर कोने गर्म होंगे, फिर इसके कोने गर्म होंगे, और फिर धीरे धीरे हीट क्या जाएगी? इसके अंदर जाती है। यानी कैसे? कोनों से आपकी कहां जाएगी? फिर आपकी सरफेस पर जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो यही तो होता है, यही तो होता है। यानी सबसे पहले अगर आप किसी भी धातु को गर्म करेंगे, सबसे पहले क्या चीज गर्म होगी? उसकी
कोने गर्म होंगे, ठीक है, सॉरी सबसे पहले इसकी सरफेस गर्म होगी, सरफेस गर्म होने पे उसके बाद क्या होंगे, कोने गर्म होंगे, और कोने गर्म होने के बाद हीट क्या जाएगी इसके मेटल के अंदर चली जाती है। तो ब्रिटलनेस तो टेम्परिंग का, सॉरी हार्डनिंग करने से क्या होता है, टेम्परिंग का दोष आ जाता है, और टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, ब्रिटलनेस का गुण आता है। तो टेम्परिंग ब्रिटलनेस को खत्म करने के लिए अगर मैं किसी धातु में आपकी टेम्परिंग आ गई, ब्रिटलनेस आ गई, तो जब उसे धातु को किसी भी अगर चीज ली थी आपने हार्ड करा, उसके ऊपर आप हैमरिंग करेंगे तो क्या होगी, भंगुरता होगी, तो टूट जाएगी। तो भंगुरता को खत्म करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं हीट ट्रीटमेंट में, टेम्परिंग विधि का लेते हैं, क्लियर। मगर इसके साथ साथ ध्यान सुनेगा, जब हम धातु को हार्ड करते हैं तो धातु हमारी इतनी हार्ड हो जाती है कि उसमें कोई भी इलास्टिसिटी का गुण नहीं रहता, ठीक है, पहला ना ही उसमें कोई डक्टिलिटी का गुण रहता है और ना ही उसमें कोई हमारा टफनेस का गुण हो जाता है, और धातु फिर इतनी भी हार्ड हो जाती है हमारी, उसमें कोई झटके लेने का हो, हमारे कोई भी झटका नहीं ले सकती। और अगर मैं धातु को हार्ड कर देता हूं तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ब्रिटलनेस के अलावा क्या, उसके अंदर हमारे क्या जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेस आ जाते हैं, क्लियर लिख लीजिएगा, हमारे क्या आ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेस आ जाते हैं। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब पता क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस का मतलब होता है क्रैक, इंटरनल स्ट्रेस का मतलब होता है क्रैक। अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी जॉब में किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा गर्म कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसमें इंटरनल स्ट्रेस आ जाता है। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब होता है हमारा क्रैक, यानी ठीक है। तो मैं अब यहां से ये बोल सकता हूं कि टेम्परिंग का मेन उद्देश्य क्या है, हमारा धातु में इंटरनल स्ट्रेस को हटाने के लिए। अगर भाई ये बताओ, अगर आपने धातु में ज्यादा हार्ड कर दिया, उसमें क्रैक उत्पन्न आ गए, तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर धातु में आपकी क्या हो सकती है, क्रैक उत्पन्न हो सकता है, और वहां आपकी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। या इसमें मेरा एक चीज और आती है जिसे बोलता हूं मैं स्ट्रेन, जिसे क्या बोलता हूं मैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेन का मतलब होता है हमारा तनाव, ठीक है। तो केवल आप ये याद मत रखिएगा कि ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, सबसे पहला ब्रिटलनेस तो दूर करेंगे, हां जी करेंगे, डक्टिलिटी भी इससे इंप्रूव होती है, ठीक है, टफनेस भी इससे इंप्रूव होती है, इलास्टिसिटी भी इससे इंप्रूव होती है, और टेम्परिंग करने से हम स्टील में थोड़ा झटका लेने, शॉक रेजिस्टेंस भी इससे बढ़ जाता है, इंटरनल स्ट्रेस का हमारा थोड़ा बढ़ जाता है, और इसका स्ट्रेन भी हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, किसमें पता होनी चाहिए, टेम्परिंग में, क्लियर। तो टेम्परिंग में मैं आपको जल्दी से एक इमेज दिखा देता हूं, जल्दी से मैं इमेज दिखा देता हूं टेम्परिंग की, आपकी टेम्परिंग में क्या क्या होना चाहिए, फटाफट से सुनेगा, फटाफट सुनेगा। अभी इसकी विधि बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फटाफट से यहां देखिए। देखिए, हार्डनिंग प्रक्रिया के कारण स्टील में ब्रिटलनेस आ जाती है, सहमत। इस भंगुरता को दूर करने के लिए हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है, हां जी की जाती है। किसी भी धातु की टेम्परिंग करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो यानी जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, धातु की ब्रिटलनेस को समाप्त करना, हां जी करना, ठीक है। धातु में हार्डनिंग के कारण आए हुए स्ट्रेस को कम करना, ध्यान दिया, स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस, यानी जिससे क्रैक उत्पन्न हो रहे थे, लिख लीजिएगा। धातु की स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ाना, ठीक है, और धातु को चोट, झटके एवं कंपन बर्दाश्त करने योग्य बनाना, सब किसका काम होता है, ये आपका टेम्परिंग का काम होता है। इसमें एक लाइन यहां ऐड कर लीजिएगा, इससे हम थोड़ी सी डक्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं, डक्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बार यही आया है, आप क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आता कि टेम्परिंग को, ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहां से आपकी ये चीज क्लियर हो गई। मगर टेम्परिंग जो होती है वो कितने तरह की होती है, आपकी 4 तरह की होती है, 4 प्रकार की टेम्परिंग होती है, क्लियर, ओके। अब आप ये करेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हार्डनिंग जो होगी वो कैसी होगी आपकी, अगर हाइपोइक्टाइड स्टील है, अपर क्रिटिकल से 30 से 50, हाइपर है तो लोअर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर, ठीक है। मगर टेम्परिंग जब भी कभी होगी, टेम्परिंग ध्यान कर लीजिएगा, चाहे हाइपोइक्टाइड स्टील हो या हाइपरइक्टाइड स्टील हो, टेम्परिंग हमेशा क्या की जाती है, आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे की जाती है। सुन लीजिए फटाफट से, टेम्परिंग हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से हमेशा नीचे की जाएगी, इस बात को ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। लोअर क्रिटिकल से हमेशा कम तापमान पर टेम्परिंग की जाती है, चाहे इसमें आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8 से कम हो या 0.8 से ज्यादा हो। आपकी बुकों में ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। अभी प्रूफ कर दूंगा, अभी प्रूफ कर दूंगा, यहां सुन लो फटाफट से, यहां सुन लो फटाफट से, तो ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि टेम्परिंग जो होगी वो हमेशा हमारी कहां की जाएगी, लोअर क्रिटिकल से हमेशा नीचे की जाएगी, ठीक है, ओके। स्टार पॉइंट बना के इसे लिख लीजिएगा। तो मैं अब आपको टेम्परिंग की विधि बता रहा हूं, टेम्परिंग की विधि कैसे करते हैं। तो टेम्परिंग जब भी कभी की जाती है वो आपके 2 से 2 कोट में की जाती है, जिसे बोलता हूं मैं क्या, सिंगल मेथड, जिसे बोलता हूं मैं सिंगल, और दूसरा होता है डबल, सिंगल हीटिंग मेथड, सिंगल हीटिंग मेथड, और दूसरा होता है आपका डबल हीटिंग मेथड। यानी टेम्परिंग करने के क्या है, टेम्परिंग करने के प्रोसेस है। तो ध्यान से सुनेगा कैसे कैसे होगा। सर इंटरनल स्ट्रेस और एनीलिंग में होता है, हटाया जाता है। गोविंद जो आप इंटरनल स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, गोविंद आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेस आपके एनीलिंग में हटाया जाता है, मगर थोड़ा कम हटाया जाता है, ठीक है। हटाया तो जाता है मगर कम हटाया जाता है। मगर जो मेन है ना आपका इंटरनल स्ट्रेस, जो मेन है आपका, मेन किस हटाया जाएगा, आपके टेम्परिंग हटाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि थोड़ी सी डक्टिलिटी भी कम करता है। तो जो जो पॉइंट आपके माइंड में जो आपकी कंफ्यूजन करते हैं ना, वही बताऊंगा। मैंने आपने नोट करा होगा, मैंने कहा कि थोड़ी सी डक्टिलिटी भी इंप्रूव करेगा। तो जो मैंने थोड़ी सी कहा ना, डक्टिलिटी इंप्रूव आपके आगे भी होगी, मगर डक्टिलिटी इंप्रूव आपकी टेम्परिंग में भी होती है, ठीक है। तो इंटरनल
स्ट्रेस आपके जो एनीलिंग कह रहे हैं उसमें भी होता है, मगर थोड़ा सा कम होता है। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो सिंगल हीटिंग मेथड क्या होता है? सिंगल हीटिंग मेथड में क्या होगा, आपके आपने धातु को सबसे पहले गर्म करा, ठीक है, गर्म करा, तो जब आप धातु को या कोई सपोज कीजिए आपकी चीजल ही थी, ठीक है, तो मैं टेम्परिंग का प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि आपने धातु को गर्म करा, गर्म करने के बाद उसे क्या करेंगे आप, सपोज कीजिए यही धातु आपने गर्म की चीजल है आपकी, इसे धातु को गर्म करा, भट्टी में से आप इसे निकाल लेंगे, फिर इसे पानी में निश्चित गहराई तक क्या करेंगे, डुबो के रखेंगे, निश्चित गहराई तक डुबो के रखेंगे। कितना गहराई तक? जितना आपका चीजल का कटिंग एज है। आपने सुना होगा कि जो हार्ड और टेम्पर होता है वो चीजल क्या होता है, केवल कटिंग एज होता है, हाजी होता है। तो जो केवल आपको जितना सिरा केवल आपको हार्ड एंड टेम्पर करना है, केवल केवल आप पानी में उतना ही सिरा डुबो के रखेंगे। उससे क्या होगा, जब आप पानी में इस चीजल को डालेंगे, सपोज कीजिए अगर यही आपकी चीजल थी, यही कोई आपकी चीजल थी, यही कोई आपकी चीजल थी, ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, यानी सपोज कीजिए यहां से लेकर यहां तक इसका कटिंग एज कितना था, 10 से लेकर 15 mm तक का था, तो 10 से लेकर 15 mm तक आप उसका पानी में डालेंगे। उससे क्या होगा, इतना सिरा मेरा ठंडा हो जाएगा क्योंकि पानी में गया, मगर जो ये वाला सिरा है ये तो गर्म रहेगा, तो उससे क्या होगा, यानी जो मेरा गर्म हुआ वाला पार्ट की गर्मी थी वो कहां जाएगी, ठंडे किए हुए पार्ट पर जाएगी। ओके, तो जब मेरी गर्म की हुई जो मेरा गर्म पार्ट था मेरा, उसकी जब गर्मी मेरे ठंडे पार्ट पर जाएगी, तो उस ठंडे पार्ट पर क्या होगा, ठंडे पार्ट पर मेरे रंग आने चालू हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रंग आने चालू हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जब रंग आने चालू हो जाए, तो एक बात यहां ये नोट कर लीजिएगा कि आपको रंग कैसे देखने हैं, यानी जब उस पर डिफरेंट डिफरेंट रंग लग जाए ना, तो आप उसमें फाइल मार दीजिए या फाइल कार्ड मार दीजिए, ताकि आप रंग को इजी तरीके से पहचान सके। और जोन सा रंग आपको चाहिए, सपोज कीजिए अगर आपको पीला रंग चाहिए, तो जितने टेंपरेचर पे आपका पीला रंग आ गया, और जब आपका पूरा पीला रंग आ गया, तो फिर आप चीजल को पूरी तरह से क्या कर दीजिए, पानी में डुबो दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजल आपकी हार्ड एंड टेम्पर हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि आपकी, ये है आपकी सिंगल हीटिंग विधि। तो यहां मेरा एक इंपॉर्टेंट नोट ये था कि टेम्परिंग जब भी कभी की जाती है, टेम्परिंग में हमेशा क्या देखा जाता है, टेम्परिंग में हमेशा कलर देखा जाता है, टेम्परिंग में हमेशा कलर देखा जाता है। जैसा भी कलर आपको चाहिए ठंडा करने के बाद, जैसे सपोज कीजिए इतना मैंने क्या था, ठंडा कर दिया था, इसकी गर्मी जब यहां आएगी, तो जोन सा भी मुझे कलर चाहिए, और जब गर्मी ठंडे भाग पर आएगी, तो इस कारण इस पे ठंडे भाग पर हमारे विभिन्न विभिन्न तरह के रंग आएंगे। तो जोन सा भी मुझे रंग चाहिए, और जब इस पे रंग आ जाएगा, तो इसे मैं एज इट इज पानी में डिप कर दूंगा, डुबो दूंगा, जिससे मेरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड टेम्पर हो जाएगा। तो ये क्या थी, मेरी सिंगल हीटिंग विधि थी, ठीक है। तो टेम्परिंग में दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, टेम्परिंग हमेशा कलर देखकर की जाती है। ओके, ठीक है। फिर दूसरी क्या आती है आपकी, दूसरी आती है आपकी डबल हीटिंग विधि। तो डबल हीटिंग विधि में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। डबल हीटिंग विधि में ये होगा, इसमें इस धातु को दो बार गर्म करेंगे। पहला कैसे, पहला तो करते हैं आप, पहले गर्म करा, उसे ठंडा कर लिया, जैसे आप हार्ड में करते, मगर इसके बाद आप इसे दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से लोअर क्रिटिकल से कम तापमान पर दोबारा से गर्म करेंगे, और फिर इसे दोबारा से क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी डबल हीटिंग विधि। यानी इसमें आप धातु को दो बार गर्म करेंगे, पहले हार्डनिंग विधि से, फिर हार्डनिंग विधि से गर्म करके ठंडा करेंगे, फिर दोबारा उसे लोअर क्रिटिकल तापमान से कम गर्म करके फिर उसे आप दोबारा ठंडा कर देंगे। तो ये कौन सी विधि है आपकी, ये विधि होती है डबल हीटिंग विधि। इसमें कुछ क्वेश्चन ये आते हैं, अगर आपकी जॉब हाई स्पीड स्टील की है, तो उसके लिए टेम्परिंग जो तापमान रहेगा कितना रहेगा, तो लिख लीजिएगा। अगर जॉब आपकी हाई स्पीड स्टील या टूल स्टील की होगी, तो ये तो यहां से ये क्वेश्चन आते हैं, सुन लीजिए फटाफट। तो लिख लीजिए, अगर जॉब आपकी हाई स्पीड स्टील और अलॉय स्टील की होगी, अगर जॉब आपकी हाई स्पीड स्टील और अलॉय स्टील की होगी, उसका तो टेंपरेचर कितना होगा, 560 होगा, 560 से 600, 560 से 600 होगा। और अगर कार्बन और टूल स्टील होगा, और अगर कार्बन और टूल स्टील होगा, तो उसके लिए टेंपरेचर कितना होगा, 280 डिग्री सेल्सियस होगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि टेम्परिंग के लिए हाई स्पीड स्टील का टेम्परिंग का टेंपरेचर कितना होता है, 550 से 600, 550 से 600, ठीक है। अगर वो पूछ ले हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेंपरेचर कितना होगा, तो हार्डनिंग टेंपरेचर तो मैंने आपको बताया था 1250, क्लियर। तो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है, अगर मार्टनसाइट, क्वेश्चन एक बार ये आया था, अगर मार्टनसाइट वाली स्टील को ट्रोस्टरसाइट स्टील में मुझे बदलना है, मार्टनसाइट वाली स्टील को अगर ट्रोस्टरसाइट स्टील में मुझे बदलना है, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल किसका है, यही एग्जांपल आपका किसका, टेम्परिंग का। ये एग्जांपल किसका है, सॉरी, एग्जांपल किसका है, टेम्परिंग का। अरे भाई, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील में बताया था कि ऑस्टेनाइट को अगर ऑस्टेनाइट इस वाली स्ट्रक्चर को धीरे धीरे ठंडा करें, तो क्या मिलेगा हमें, मार्टनसाइट मिलता था, हाजी मिलता था, ठीक है। ट्रोस्टरसाइट क्या था, मैं भाई अगर मार्टनसाइट वाली स्टील को अगर मैं लोअर क्रिटिकल गर्म करके, यानी पहले मार्टनसाइट वाली स्टील को मैंने गर्म करा, ठंडा करा, फिर दोबारा से उसे गर्म लोअर क्रिटिकल तापमान से कम करके जब उसे दोबारा से ठंडा करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल रही थी, ट्रोस्टरसाइट स्टील मुझे मिल रही थी, नहीं मिली थी, हाजी मिल रही थी। तो भाई डबल हीटिंग विधि में भी तो यही हो रहा है, डबल हीटिंग विधि में भी तो यही हो रहा है, यानी पहले तो मैंने उसे गर्म करा, फिर ठंडा करा, फिर मैंने उसे लोअर क्रिटिकल तापमान से कम गर्म करके दोबारा से ठंडा करा। और मेरी जो ट्रोस्टरसाइट की क्या है, ट्रोस्टरसाइट की जो मेरी डेफिनेशन है वो भी तो यही है, ट्रोस्टरसाइट की डेफिनेशन भी तो मेरी, ट्रोस्टरसाइट की डेफिनेशन है वो भी तो मेरी यही है ना भाई, ठीक है। तो यहां से इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मार्टनसाइट स्टील को ट्रोस्टरसाइट स्टील स्ट्रक्चर में बदलना हो, तो किसका एग्जांपल है, वो किसका एग्जांपल होगा, आपका टेम्परिंग का एग्जांपल होगा, क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने बता दी, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, क्वेश्चन इसमें से बहुत बार आते हैं कि किस टेम्परेचर पे अगर आपका कलर है, और यहां सुन लीजिएगा, अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू यहां बताता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी। देखो, तो मैंने आपको ये बताया कि जो टेम्परिंग होगी वो क्या होती है, वो रंग देख के होती है, ठीक है। और तो जब डिफरेंट तो रंग कैसे बदलते हैं, जब आपके डिफरेंट टेम्परेचर होगा ना, तो आपके रंग बदलते हैं। तो जो टेम्परिंग की जाती है, वो बेसिकली जो की जाती है ना, बेसिकली जो की जाती है 180 से
650 डिग्री टेम्परेचर पे की जाती है, यानी 180 से 650 डिग्री टेम्परेचर पे की जाती है। मगर जो नॉर्मली यूज होती है वो कितनी यूज होती है, 230 से 300 पर, 230 से 300 पर, ठीक है। तो यहां से कभी कभी पूछ सकता है कि अगर आपका टेम्परेचर 250 आ गया तो आपका कौन सा रंग आएगा टेम्परिंग में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा पूछता है, 300 वाला पूछता है और 250 वाला पूछता है, ठीक है। तो पूछ सकता है अगर आप टेम्परिंग कर रहे हैं और अगर आपका कलर नीला है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर होगा फिर कितना, 300 होगा। और अगर टेम्परेचर 250 हो गया आपका तो कौन सा लगाएगा टेम्परिंग में, टेम्परिंग में कौन सा लगाएगा आपका ब्राउन आएगा। सर सिंगल कट में, सिंगल में यूजीटी 30 हम करेंगे और डबल में एलसीटी 30 करेंगे, राइट है, हाँ क्लियर, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना, ओके ठीक है। तो मैं आपको बस अब ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी टेम्परिंग क्या होगी, फटाफट से यहां देख लो, फटाफट से यहां देख लो। तो जब भी कभी आज के बाद कभी भी टेम्परिंग का कोई आपसे पूछे तो उसे अपर क्रिटिकल मत बताना, क्या बताना, लोअर क्रिटिकल बताना, ठीक है। लोअर क्रिटिकल 30 से 50 ऊपर, ओके, यही क्वेश्चन आता है। तो यहां देख लो फटाफट से, यहां देख लो फटाफट से, यहां देख लो फटाफट से, ये क्या है, ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, ये आपका पानी है, ये क्या है आपके टोंग्स है, ये क्या है आपकी टोंग्स है जिसमें आपने जैसे टेप है, टेप आपका किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील का बना होगा, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कोई भी अगर मैकेनिकल प्रोडक्ट होगा आपका, कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट होगा तो बिगर हीट ट्रीटमेंट के यूज नहीं होगा। तो उसमें उसने क्या बताया है, उसने इसमें यही बताया हुआ है कि आपने टेप को क्या करना है, सिरे को हार्ड एंड टेम्पर के अंदर टेप को कैसे करेंगे, किसी भी टोंग में पकड़ेंगे। क्वेश्चन आया था कि अगर आप टेम्परिंग करते हैं तो आप टेम्परिंग में टोंग से पकड़ते हैं, किस टोंग को पकड़ते हैं, तो लिख लीजिएगा पिकअप टोंग्स, पिकअप टोंग, पिकअप टोंग, यानी पिकअप टोंग से आप टेम्परिंग करेंगे, ठीक है। पिकअप टोंग से आप क्या करेंगे, जॉब को उसमें डालेंगे, सॉरी जॉब को पकड़ेंगे, फिर पानी में डालेंगे, ये पानी है आपका, और जब आप जॉब को पानी में डालेंगे निश्चित गहराई तक तो उसे आप एज इट इज नहीं रखेंगे, उसे आप कैसे करेंगे, हिलाते डुलाते रहेंगे, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि आपने जॉब ली और पानी में ऐसे कर दिया, आप पानी में ऐसा हल्का फुल्का शेक करते रहिए, क्लियर। तो ये थी आपकी किसकी, ये थी आपकी टेम्परिंग की विधि, ये क्या थी आपकी टेम्परिंग की विधि। तो जितने टेम्परिंग के मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहां से बता दिया। अगर मैं देखूं फटाफट से, अगर मैं देखूं टेम्परिंग का पर्पस क्या था, मेरा पर्पस क्या था भाई, रिड्यूस ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस ऑफ स्टील, हाँ जी, इंक्रीज डक्टिलिटी, रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, हाँ जी, और इंप्रूव टफनेस ऑफ स्टील। तो ये क्या थे मेरे टेम्परिंग के मेरे उद्देश्य थे, क्लियर। यहां से क्लियर, यहां से इतना क्लियर, यहां से क्लियर। तो टेम्परिंग क्लियर हो गया, सर जी हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का जल्दी से 2 मिनट देता हूं, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है टेम्परिंग को लेकर तो पूछ लो, टेम्परिंग को लेकर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फटाफट से। अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट से, अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट से। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो भाई, जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं मैं फटाफट से। अगर टेम्परिंग समझ में आ गई है, मैंने विधि बता दी टेम्परिंग की, आपको सब कुछ बता दिया। अगर क्वेश्चन है किसी का टेम्परिंग को लेकर तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपकी टाइप्स ऑफ टेम्परिंग पढ़ाता हूं। सर सिंगल में यूसीटी 30 से 50 ग्राम करेंगे और डबल में सुधीर कुमार, यस ओके। जो मेन कॉन्सेप्ट है भाई टेम्परिंग का वो यही होगा, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना और उसकी टफनेस को बढ़ाना। अनुराग कुमार क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, ठीक है क्लियर। कोई पूछे आपसे, नरेंद्र सर एलसीपी एक बार फिर से टेम्परिंग, एलसीपी एक बार फिर से टेम्परिंग, अच्छा एलसीपी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अरे जो आपकी डबल हीटिंग विधि होती है ना वो किस पे की जाती है, वो उस पे की जाती है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। यानी क्या करेंगे, यानी पहले तो आप धातु को हार्डनिंग विधि से हार्ड कर लेंगे, फिर उसे ठंडा कर लेंगे, फिर उसे दोबारा गर्म करेंगे, मगर जो इस बार गर्म करेंगे वो कहां करेंगे, लोअर क्रिटिकल से थोड़े कम टेम्परेचर पर, और फिर आप उसे क्या करेंगे, फिर आप उसे दोबारा से ठंडा कर देंगे। तो यही होती है आपकी क्या सर टेम्परिंग में इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा कम होगा सर, हाँ भाई ज्यादा कम होगा, क्लियर, ज्यादा कम होगा बिल्कुल, ठीक है ओके। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ी सी डक्टिलिटी भी कम होगी, डक्टिलिटी भी कम होगी भाई, थोड़ी सी डक्टिलिटी कम होगी, मगर जो प्रॉपर डक्टिलिटी कम होती है वो किसमें होती है आपकी, वो एनीलिंग में होती है। तो ठीक ऐसे ही जो इंटरनल स्ट्रेस है आपके प्रॉपर इंटरनल स्ट्रेस किसमें से खत्म होते हैं, आपके टेम्परिंग में से होते हैं, मगर कुछ हमारे इंटरनल स्ट्रेस हमारी एनीलिंग में समाप्त कर देती है। तो यही क्वेश्चन आपके कंफ्यूज होता है और इन्हीं के कारण आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है क्लियर, ठीक है ना भाई, ओके। तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आगे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से यहाँ पे सुन लीजिएगा कि आपकी टेम्परिंग कितने तरह की होती है। तो आपकी बुकों में है नहीं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो टेम्परिंग आपकी 4 तरीके की होती है, कौन कौन सी, पहली पॉइंट टेम्परिंग, हॉट प्लेट टेम्परिंग, सैंड बाथ टेम्परिंग और लेड बाथ टेम्परिंग। तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा, बताऊंगा अभी। सबसे पहले कौन सी है, लेड बाथ टेम्परिंग। तो लेड बाथ टेम्परिंग देखिए क्या होगी, लेड बाथ टेम्परिंग देखिए क्या होगी, नाम से संबोधित हो रहा है। अरे भाई अगर लेड बाथ टेम्परिंग है तो इस विधि में टिन और लेड का को मिलाकर पिघला दिया जाता है, टिन और लेड को पिघलाकर यानी बेंड कर लेते हैं, और जिस जॉब की टेपिंग करनी हो उसे इस पिघली हुई धातु में इस प्रकार डुबाया जाता है कि टेम्परिंग किए जाने वाला हिस्सा ही आपका क्या रहे, बाहर रहे, क्लियर नहीं है आपके पास में। यानी इस एक विधि होगी जिसमें टिन और लेड का आपका मिश्रण होगा, और जिस जॉब को आपको टेम्परिंग करनी है उसमें हम इस जॉब के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जॉब पर आवश्यक रंग, ध्यान सुन लीजिएगा, आवश्यक रंग टेम्परिंग आपकी किस पे की जाएगी, रंग को देखकर की जाती है, राइट डाउन कर लीजिए। जॉब पर आवश्यक रंग आने पर इसे उचित माध्यम से ठंडा कर लिया जाता है। तो ये कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी लेड बाथ टेम्परिंग। ये चीजें केवल आपको समझनी है, ये चीजें केवल आपको बस समझ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से
आता नहीं है इतना, फिर भी मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है आपकी हॉट प्लेट टेम्परिंग। हॉट प्लेट टेम्परिंग क्या कहती है, इस विधि में लोहे की मोटी या बड़ी प्लेट को लाल सुर्ख गर्म किया जाता है। इसके बाद जॉब को जिस भाग को टेम्पर करना होता है उसे प्लेट के बाहर रखा जाता है, और जिस भाग पर टेम्परिंग नहीं करनी होती उस प्लेट के उसे प्लेट के साथ रखा जाता है। इस तरह से प्लेट की गर्मी जॉब की टेम्परिंग वाले भाग तक पहुंचती है। जिस समय जॉब पर टेम्परिंग रंग आ जाए तब जॉब को पानी में डुबो दिया जाता है। और इसके द्वारा इसमें जो मेन पार्ट ये था, मेन पार्ट इसमें ये था, अगर आप ये पार्ट पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मेन पार्ट है इसमें ये कि हॉट प्लेट टेम्परिंग छोटे छोटे पार्ट्स और टूल्स को टेम्पर पर किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो आपके पार्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, उसको कौन सी टेम्परिंग की जाती है, आपकी हॉट प्लेट टेम्परिंग की जाती है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी आपकी सैंड बाथ टेम्परिंग। सैंड बाथ है तो सैंड का मतलब क्या होगा, रेत होगा, तो जाहिर सी बात इसमें किस पे करेंगे, रेत में करेंगे। इस विधि में जॉब को गर्म रेत पर इस प्रकार रखा जाता है कि जॉब का टेपर वाला भाग रेत के बाहर रहे, जो आपको टेम्पर करना वो बाहर रहे। और जब रेत की गर्मी जॉब के पॉइंट पर पहुंचती है तब जॉब में रंग आने चालू हो जाते हैं और उचित रंग आने पर जॉब को ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझाने वाली नहीं है, मैंने टेम्परिंग की विधि आपको समझा दिया कि बस आपको ये समझ करना है कि जितना पार्ट आप ठंडा रखेंगे तो पीछे की हुई गर्मी आपके ठंडे पार्ट पर आएगी, और जब पीछे की गर्मी आपकी यानी गर्म पार्ट की गर्मी आपके ठंडे पार्ट पर आती है तो उस पर हमारे विभिन्न विभिन्न तरह के रंग आने चालू हो जाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल यहां समझिएगा। तो यहां से ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल डीपली में जाके बता दी है। लेड बाथ टर्निंग तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल बस आपको ये बस बातें आपको माइंड में रखनी है बस, ठीक है। तो यहां से आपकी ये सारी चीजें आती है। तो आज आपकी टेम्परिंग जो है वो खत्म हो गई है, आपकी टेम्परिंग खत्म हो गई है भाई, आपकी टेम्परिंग खत्म। ठीक, क्लियर, ओके, ठीक है। तो टेम्परिंग आपकी खत्म हो गई है। तो फटाफट से जल्दी से 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं। किसी स्टूडेंट को अगर टेम्परिंग को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन हो, टेम्परिंग को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। ओके, डन। गोविंद क्लियर हो गया ना भाई? जल्दी से पूछे भाई। सर पॉइंट टेम्परिंग बताइए। भाग को टेम्पर करना होता है, उसे अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करते हैं, हाजी करते हैं। वो तापमान पर गर्म करने के बाद तेल या पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ को ठंडा करते हैं एज यूजुअल, एवं जॉब को उस समय तक बर्फ के अंदर रखा जाता है जब तक उसका लाल रंग समाप्त ना हो जाए। लाल रंग पता कौन सा, जो आपका मेटल का जो रंग होता है, ठीक है, जब तक उसका लाल रंग खत्म समाप्त ना हो जाए, यानी जो आपने गर्म करा वो गर्म करने पर उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो उसे आप तब तक उसके अंदर रखिए जब तक उसका लाल रंग क्या होगा, समाप्त नहीं हो जाता। लाल रंग समाप्त होने पर जॉब को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और जॉब की अंदर की गर्मी जॉब की सतह पर कुछ रंग आने चालू हो जाते हैं। जिस समय टेम्परिंग रंग आ जाए तब जॉब को एकदम पानी में ठंडा कर लेना चाहिए। इस विधि में हार्डनिंग एंड टेम्परिंग साथ साथ हो जाती है, इसलिए इसे सिंगल हीट प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो यहां से ये चीजें राइट डाउन कर लीजिए। तो जो पॉइंट टेम्परिंग का मतलब है, पॉइंट टेम्परिंग का मतलब वही तो था कि आपने जो था, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि धातु का जो मेटल का इतना सिरा आप उसे किसमें डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। तो जो ये इतना सिरा होता है, क्या होता है, कटिंग जो एलिमेंट होते हैं उनका पॉइंट ही तो होता है। तो पॉइंट टेम्परिंग वही तो है। तो ये सारी चीजें वही है, बस आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल में जाके बता दिया है। सब सारी चीजें मैं डिटेल में जाके आपको बता दी। क्लियर। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका टेम्परिंग का छूटना नहीं चाहिए। सर ओके, पॉइंट टेम्परिंग बताइए।